हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 25 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है कि रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप कितने लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने पर वह देश की पहली कंपनी बन गई है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 14 लाख करोड़ रुपए। तो रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने पर वह कंपनी 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 14.40 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि दूसरे स्थान पर टीसीएस का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो अगर हम सिर्फ टीसीएस की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की, तो ये जो टीसीएस है ये मेनली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, मतलब कि सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये ओवरऑल की बात हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल में रिलायंस इंडस्ट्री प्रथम स्थान पर पहुंच गया, मतलब भारत की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए है, जबकि टीसीएस का 8 लाख करोड़ रुपए है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है कि रिलायंस इंडस्ट्री हाल ही में दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो वो तो हम भारत, जो पिछला प्रश्न था वो भारत से रिलेटेड था, लेकिन अभी जो है हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे ये सबसे मतलब कौन से नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो इसका सही उत्तर है 48वीं, ठीक है, 48। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री का हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ रुपए पहुंचने के साथ ही कंपनी दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री तेल, रिफाइनरी, पेट्रो, रसायन, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में कार्य करती है। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है कि यूपीएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा, जिसको हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी कहते हैं, तो भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को कब आयोजित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर। तो दोस्तों, इससे पहले जो सिविल सर्विसेज के लिए, जो भारतीय प्रशासन सेवा के लिए जो इनका नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके अक्टूबर ही कर दिया गया था, जो कि एग्ज़ाम जून में जून मई के लास्ट में जो कि एग्ज़ाम होना था, तो वो भी पोस्टपोन करके अक्टूबर में ही कर दिया गया था। और अब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को भी पोस्टपोन करके अक्टूबर में कर दिया गया है। तो यूपीएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को 16 से 18 अक्टूबर तक आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11 अगस्त को आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। तो चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में किसने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। साथ ही छात्रों की मदद के लिए ऑनलाइन वेब पेज और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो अगला पांचवा प्रश्न है कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है सोनू सूद। तो हाल ही में सोनू सूद काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी चर्चे में थे कि जो मजदूर लोग जो पैदल अपने अपने घर जाना चाहते थे, लॉकडाउन के दौरान गांव जाना चाहते थे, तो उनकी काफ़ी सहायता भी की गई थी इनके द्वारा। तो उस समय से काफ़ी चर्चे में रहे सोनू सूद, और इनके द्वारा अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया गया है। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है, जिससे नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिलेगी। तो चलते हैं छठे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी, ये वेस्ट मतलब कि खराब वाला वेस्ट है, ठीक है, कूड़ा करकट, तो वेस्ट टू एनर्जी के नाम से एक पहल की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड सरकार। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी के नाम से एक पहल की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य किया जाएगा। इस समय उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं। तो सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन भारत विकसित किया है। ड्रोन का नाम आपने याद रखना है, खासकर कि ड्रोन का नाम भारत है। तो ये जो है सो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम भारत है। इस ड्रोन का उपयोग
पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में निगरानी रखने के लिए किया जाएगा। तो प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ ने हाल ही में जो ड्रोन विकसित किया तो उस ड्रोन का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ड्रोन का नाम जो है सो भारत के नाम पर रखा गया है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो 8वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में हुए कार्यक्रम के दौरान मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। तो इसका सही उत्तर होगा इम्फाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इम्फाल में हुए कार्यक्रम के दौरान मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम में मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके कैबिनेट के अन्य सदस्य, सांसद और विधायक भी शामिल थे। तो जो 9वां प्रश्न है वो है कि साहिल सेठ को कितने वर्ष की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है 2020 से 2023 तक। तो साहिल सेठ को वर्ष 2020 से 2023 अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वे अभी मुंबई कस्टम के डिप्टी कमिश्नर हैं और वर्ष 2011 बैच के भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी है। तो आप लोग ब्रिक्स का मतलब जानते ही होंगे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये कंट्रीज इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स का मतलब ये होता है और इसका हर साल एक सम्मेलन भी होता है। इसके बाद चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तो जो 10वां प्रश्न है कि इंडियन स्प्रिंटर श्रावणी नंदा कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाली भारत की कौन सी एथलीट बन गई है। तो वे भारत की पहली एथलीट हैं। तो इंडियन स्प्रिंटर श्रावणी नंदा कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई हैं। उन्होंने जमाइका के MVP ट्रैक क्लब में एक टूर्नामेंट में भाग लिया जहां पर उन्होंने 100 मीटर रेस को 11.78 सेकंड में पूरा किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने चीन को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य राजदूत बंद करने का आदेश दिया है। तो इसका उत्तर है अमेरिका। आजकल वैसे भी अमेरिका और चीन के बीच काफ़ी विवाद चल रहे हैं। तो अमेरिका ने हाल ही में चीन को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका के न्याय विभाग ने दावा किया था कि कोरोना वायरस के टीके को विकसित कर सकती है। तो दोस्तों ये तो हमारे 25 जुलाई के करंट अफेयर थे। अब हम लोग 25 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तो जानते हैं कि 25 जुलाई को इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं रही हैं विश्व और भारत में। तो 1689 फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इसी दिन 1813 में भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित की गई। 1837 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ। 1854 में वॉल्टर हंट को पहले पेपर शॉर्ट कॉलर का अमेरिकी पेटेंट हासिल हुआ। 1943 इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने सत्ता छोड़ी, जिसके बाद राजा विक्टर इमैनुएल ने मार्शल पायत्रो बोदोग्लियो को नया प्रधानमंत्री बनाया। 1948 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर एक रिकॉर्ड कायम किया। 1963 अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। 1978 दुनिया की पहली IVF शिशु लुई ब्राउन का इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में जन्म हुआ। इसके बाद 1994 जॉर्डन और इजराइल के बीच 46 वर्ष से चल रहा युद्ध समाप्त हुआ। 2000 एयर फ्रांस एक कॉनकॉर्ड विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त होकर एक होटल पर गिरा और इस हादसे में 109 विमान यात्रियों के अलावा होटल में मौजूद 4 लोगों की भी जानें गईं। 2007 आज ही के दिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों ये हमारा 25 जुलाई का करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन